हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। दोस्तों, अभी तक हमने जो प्रीवियसली पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में हमने अभी तक इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की। थ्योरी में मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जिन पर बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। हमने डिटेल्ड इसका डिस्क्रिप्टिव पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है, बट उसके साथ में कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होती है न्यूमेरिकल्स किस तरीके से टैकल किए जाएं। तो इस वाले सेशन में मैं आपके लिए कुछ एक स्पेशल चीज लेकर आया हूं और वो है टॉप 13 क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप 13 न्यूमेरिकल होंगे, लिखा भी है 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स ऑन कक्षा 13। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चंस की एक आपके पास पीडीएफ और एक लेक्चर आने वाला है जिससे लगभग आपके सारे वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। इसमें मैंने इन्हीं को इंक्लूड किया है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं या इन्हीं के आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे बिल्कुल बेसिक से लगा के स्टार्ट किया है, बेसिक से लगा के जहां तक आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालें जरा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक है, क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का जो है वो कितना दिया है? 1.5 दिया है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास। अब आपको ये सबको पता है कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जब ये पढ़ रहे हैं तब हम ये पढ़ते ही पढ़ते हैं कि हमारी जो लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में उसकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं, हम ये भी बात पहले से पढ़ चुके हैं कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, मतलब वो ज़्यादा घने माध्यम में, सघन माध्यम में जब जाती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, हमें एक डेटा हमेशा से पता रहता है कि लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है इन एयर और वैक्यूम। ठीक, अब यहां पर क्या बोला है कि लाइट को हमें किस में बताना है कि ग्लास में उसकी स्पीड कितनी है। तो क्या ग्लास लाइट से ज्यादा डेंसर एयर से ज्यादा डेंसर मीडियम है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो यहां पर उसका आंसर चेंज होने वाला है, मतलब लाइट की स्पीड यहां पर एयर वाली स्पीड नहीं रहेगी, कुछ स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या गिवन है? आपको गिवन है यहाँ पर म्यू ऑफ ग्लास। क्या दिया है आपको म्यू ऑफ ग्लास, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली म्यू जी बोल रहा हूं। आप इसको चाहें तो एन भी लिख सकते हैं, एन जी भी लिख सकते हैं। एन भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। कितना दिया है? 1.5। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, है ना, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो लाइट होती है, वो लाइट जो होती है वो उसकी जो स्पीड होती है इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम सी से लिखते हैं, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, इतनी स्पीड होती है एयर में। हमें कहां बताना है? हमें बताना है ग्लास में स्पीड कितनी होगी। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ग्लास में स्पीड। ठीक, अब इसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा, हमें एक फॉर्मूला भी पता है, हमें एक रिलेशन पता है कि जो आपका म्यू होता है ये और आपकी वेलोसिटी में जो है स्पीड की जो वेलोसिटी होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो भी आपका है, उसमें एक रिलेशन जो आता है वो आता है इनवर्स रिलेशन। कैसा आता है? इनवर्स रिलेशन। म्यू के रेसिप्रोकल होती है स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड कम होगी, ये बात हमने अभी कही आपको। तो वही हम यहां यूज कर रहे हैं। और क्या इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपका म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू एयर इक्वल्स टू कितना? इसको हम म्यू जी भी लिखते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। हम लोग इसको लिखने का तरीका जानते हैं कि जो बाद में आता है उसको ऊपर लिखते हैं, उस तरीके से आपको मैंने बताया हुआ है पहले। म्यू जी जो होगा वो कितना दिया क्या हो सकता है? यहां से अगर देखें तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, ये लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी इन एयर कितनी होती है? तो वो होती है सी, और ग्लास में हमें फाइंड आउट करना है। और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो किसके बराबर है? सारी वैल्यूज जो हैं वो 1.5 के बराबर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। क्या ये बात इतनी समझ में आई आपको? है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं? बोलिए, इजी सा पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। अब आपको यहां पर वैल्यूज रखना है। अरे यार, 1 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे तो आप इनको मैच कर सकते हैं इसको। ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं कि आपका
जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं Vg जो हो जाएगा, Vg जो हो जाएगा, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँ इसको नीचे लाऊं तो क्या ये C डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा, और C कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 1.5। जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 2, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, समझ गए। ऐसे इसी तरीके से आप अगर और कोई भी पूछ लिया जाए आपको अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर, तब भी आप यहां पर निकाल सकते हैं इसको, राइट। इतना तो क्लियर होगा। अब मैं यहां पर साथ ही साथ आपको एक नोट लिखवाता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना पढ़ने के बाद हमें यहां पर कुछ चीजें और पता होना चाहिए, तो वो नोट आप याद रखिएगा हमेशा। नोट क्या है, एक तो आप याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी के, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी के, और अगर हम यहां से देखें तो ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के भी, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के। ये दोनों बातें आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेलोसिटी के रेसिप्रोकल है और वेवलेंथ के भी रेसिप्रोकल होता है, ठीक। अब एक चीज आप यहां से और ध्यान रख सकते हैं अगर चाहें तो, आपको सभी को पता होगा कि लाइट के पास जो है वो एक और चीज होती है, क्वांटिटी और होती है, जो होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी के लिए आप हमेशा याद रखें कि लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने पर चेंज नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि विच क्वांटिटी इज सेम और कांस्टेंट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ या ट्रांजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम, अगर लाइट एक से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी कौन सी एक क्वांटिटी जो फिक्स रहेगी, तो वो क्वांटिटी होती है फ्रीक्वेंसी। क्लियर, आवृत्ति उसकी जो होती है वो नियत होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक पॉइंट आपके लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इसको हम लोग लिखेंगे does not changes with change in medium, ठीक है। मतलब इसको सिंपल से शब्दों में कहूं अगर, मतलब मैं आपको कहूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक। मीडियम चेंज होने की यहां पर बात की गई है ना। ऐसे ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सोच लें कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, होती भी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, पर हाँ अभी हम यहां पर बात करें तो हमारी जो इस रिस्पेक्ट में हमने जो बात की वहां पर ये कांस्टेंट होती है, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए लिखा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट इज 100 पाई, देयर पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू। आपको फेज डिफरेंस गिवन है, क्या गिवन है, फेज डिफरेंस, और पूछा गया है क्या आपसे, पाथ डिफरेंस, ठीक है ये बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपको फेज डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो हम यहां पर पहले सॉल्यूशन में गिवन डेटा लिख लेते हैं। कुछ गिवन क्या क्या है आपको देख लीजिए। एक आपको दिया है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को आप फाई से लिखते हैं, हमेशा आपको पता होगा ये बात कि फाई से लिखा जाता है। आपको दिया है 100 पाई, और आपसे पूछा क्या गया है, आपको बोला गया है टू फाइंड आपको करना है क्या, तो पाथ डिफरेंस, जिसको आप अभी प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़ते भी होंगे वेव ऑप्टिक्स में, डेल एक्स हम मान सकते हैं कि पाथ डिफरेंस को हमने डेल एक्स कहा। तो क्या हमें पता है एक रिलेशन जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेल एक्स जो होता है इट इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, है ना। मैंने आपको ये रिलेशन पहले भी बताया, मैंने कहा हमेशा कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत काम आएगा। इसी रिलेशन को यूज करते हुए आपका डेल एक्स हो गया, ये आपका लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया, इंटू फेज डिफरेंस कितना दिया है, तो 100 पाई दिया हुआ है। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 220 50 हो जाएगा ये। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डेल एक्स आया आपका, डेल एक्स जो आया वो कितना आया, वो आया 50 लेमडा, कितना आया 50 लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू उसने नहीं दी तो हमारा आंसर डायरेक्टली यही हो जाएगा। आप आंसर बोल दीजिए, ये आपका क्या हो गया कि ये आपका आंसर है सीधा।
50 लेमडा इसका आंसर है। अगर वो लेमडा की वैल्यू दे देता है या कुछ बोलता है हमें तो हम उस लेमडा की तरह से आंसर निकाल लेते हैं, बट अभी उसने कुछ कहा नहीं तो हम इसको डायरेक्टली 50 लेमडा यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं कि आ गया हमारा। क्लियर है ये, है ना। तो रिलेशन जो है वो फॉर्मूला आपके पास ये याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा आप याद रख लें अच्छे से, है ना। ये रिलेशन आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। ठीक है, कहां से कहां आ रही है? वो आ रही है एयर से वाटर सरफेस पर आ रही है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है आगे देखिए, लिखा गया है कि व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। आपसे वो पूछना चाह रहा है कि अगर लाइट जो है वो कहां से, एक वेवलेंथ दी हुई है, लाइट कहां से कहां आ रही है? वो आ रही है अभी आपकी एयर टू वाटर सरफेस। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा यहां पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या हमें गिवन है। ठीक, ये समझ लेते हैं, हमें दिया हुआ है, ये ले लीजिए। ठीक, ठीक है। और यहां पर आपको ये पूरा क्या दिया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाटर दिया हुआ है, राइट। अब अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वहां पर एक चीज और आपको दिखाई देगी, और वो क्या है, इन्होंने लिखा है कि आपको रिफ्लेक्टेड लाइट का भी बताना है और रिफ्रैक्टेड लाइट का भी बताना है। ठीक, तो हम दोनों की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों बता पाएं। अब इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट की बात करें तो वो इंसिडेंट ये हो जाएगी आपकी, राइट। इसमें से कुछ जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें से कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और कुछ हम मान लेते हैं कि रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक, तो आपके पास कंडीशन यही बनने वाली है अभी फिलहाल में कि आपका, है ना। चलिए सीधा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, ये नॉर्मल हो गया आपका, इसको हम बना देते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और एक और रे है जिसको हम बना देते हैं, ये हमारी रिफ्रैक्टेड मान लेते हैं। ठीक, अब आप सभी को पता है, मैं यहाँ पर कुछ मार्किंग कर देता हूँ, जैसे ये हमारा हो गया वाटर, ये हमारा क्या हो गया, वाटर। ठीक, ऊपर कौन है, ऊपर है एयर। ऑलरेडी हमें ये दिया हुआ है कि ये वाटर और एयर है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अगर वाटर होगा तो वाटर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो म्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इसका म्यू डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 4/3। कितना होता है, 4/3, या इसको 1.33 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये 1.33 भी है। रुकिए मैं फिर से इसको लिखता हूं। ठीक, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3 या फिर 1.33। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, यहां पर हमारी जो लाइट है ना वो वेव फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, वेव फॉर्म। पर हमने क्या कंसीडर कर लिया अभी इसको, थोड़ी देर हमने इसको कंसीडर किया रे, जानबूझ के, है ना। वो जो वेव चलती है उसका परपेंडिकुलर, क्योंकि वो वेव के साथ में ही रे चलती है, तो हमने रे डायग्राम बनाया, वेव डायग्राम नहीं बनाया, राइट। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या अपन गिवन है उसको आप पहले हैंडल कर लीजिए। क्या दिया है आपको, वेवलेंथ दी हुई है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में दी होगी तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 589 इंटू 10⁻⁹ इंटू मीटर। क्लियर, वाटर सरफेस से जा रही है, ये वो दो क्वेश्चन है आपके पास, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने हमें कहा कि आप निकालिए, आप पहला निकालिए रिफ्लेक्शन के लिए, तो हमने लिखा फॉर रिफ्लेक्शन। किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। अब आपको पता है कि अगर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, जो परावर्तित होती है ना, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड। तो आपको केवल ऊपर वाले को ध्यान देना है। ऊपर वाले को जब ध्यान देंगे आप तो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या वो उसी मीडियम में वापस जा रही है, सेम मीडियम में जा रही है। अगर सेम मीडियम में जाती है तो हम ये यहां से बोल सकते हैं, 1 सेकेंड,
क्या सेम मीडियम में जाती है? तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो होती है एयर में वो कितनी होती है? तो वो होती है c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। क्लियर? लेमडा हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि उसने लिखा ही था कि एयर जो है, मतलब सॉरी, लेमडा जो है वो आ रही है इतने की, तो हमने यहाँ लिख दिया लेमडा कितना हो जाएगा 598 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है एयर में। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या आपको ये बात पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? c इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन, वी नो दैट, है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो दैट c इक्वल्स टू न्यू लेमडा। ठीक, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप इसको याद करेंगे, c इक्वल्स टू न्यू लेमडा होता है। c कितना है? तो 3 इंटू 10⁸ है। न्यू हमें फाइंड आउट करना है अगर मैं एयर के लिए लिखना चाहूँ अभी तो, और लेमडा कितना है? तो वो है 589 इंटू 10⁻⁹ ठीक, अगर यहाँ से आगे चलें तो यहाँ से आप देखिएगा कि आपका न्यू जो है एयर का, वो कितना निकल आएगा फ्रीक्वेंसी? तो वो हो जाएगी आपकी एयर बाई समथिंग, तो इतना 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 589 इंटू 10⁻⁹ ये -9 ऊपर जाएगा, 9817, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो डायरेक्टली आपके पास आंसर आने वाला है वो आएगा 5.09। इसका आंसर आएगा 5.09 इंटू 10⁻⁻ +14, है ना, +14, और फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्ज में। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले, अब आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। किसके लिए? जब लाइट ने रिफ्लेक्शन किया है। क्या किया है? रिफ्लेक्शन। हमने उठाया यहीं से क्वेश्चन, तो ये सब एयर के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? एयर के लिए। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं कि देखो, जब रिफ्लेक्ट होगा तो लाइट वापस उसी मीडियम में आएगी ना, और सेम मीडियम में आएगी तो स्पीड चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, लेमडा उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए भी निकालना है। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड में तो दिक्कत होगी, तो चलो रिफ्लेक्टेड में समझते हैं। ठीक, अब यहां से हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, जिसमें हमें क्या लिखा था? बी लिखा था क्या इन्होंने? 1 और 2 लिखा था, चलो इसको 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सेकंड। इसके लिए लिखा है किसके लिए? फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक, अगर रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक, तो वो मीडियम चेंज करेगी। कहां से कहां जाएगी? वो जा रही है एयर टू वाटर। ठीक है, अब पहली बात तो ये यहां से समझने वाली कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एयर में हो या किसी भी मीडियम में हो, क्या वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी, पहले ही बता दिया था फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई है और आपको ये बात पता है कि आपका c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता था, या फिर इसको मैं ऐसे कहूं कि ये जो म्यू था वो 1 वेलोसिटी। ठीक है, ये भी आपको पता है कि म्यू जो है वो क्या होता है? 1 वेलोसिटी। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर इक्वल्स टू v ऑफ एयर डिवाइडेड बाई v ऑफ वाटर, स्पीड के लिए। तो ये कितना होता है? ये तो c होता है, और ये आपका वाटर में निकल आएगा। क्या आपको म्यू डब्ल्यू पता है? आप सभी जानते हैं कि म्यू डब्ल्यू होता है आपका 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, एयर के लिए 1 हो जाएगा। c हमें पता है, हमें यहां से मिल जाएगा VW। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, देखिएगा ये हो गया मेरा 4/3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू, इधर कितना हो गया? तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई VW। ठीक है, यहां से आगे बढ़े अगर हम, तो देखिएगा कितना हो जाएगा ये। यहां से आप इसको नीचे ले जाइए, इधर आ जाएगा, तो ये VW बराबर 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा ऊपर, है ना, ये पहुंच जाएगा 9। तो ये क्या? 9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 2 8 और 0.1 कितना बचा? 1, मतलब
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपका क्या आया, ये आया आपका v ऑफ w, मतलब वेलोसिटी इन वाटर। वेलोसिटी इन वाटर कितनी हुई, तो इतनी हो जाएगी आपकी। ये भी आपका आंसर आ गया, करेक्ट। अब तीसरी चीज और कुछ बची हुई है। हाँ, हमें यहाँ पे 3 बातें पूछी गई थी। एक हमें पूछा गया था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है और स्पीड पता करना है। तो हमने अभी 2 चीजें निकाल ली है। क्या क्या निकाल लिया है हमने, फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। एक आंसर ये आया, एक ये वेलोसिटी वाला आ गया। अब हमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो हमें लैम्डा ऑफ वाटर भी चाहिए, लैम्डा ऑफ वाटर निकालना है, ठीक। 2 तरीके हैं, या तो c इक्वल्स टू लेमडा वाला यूज करें, या फिर अभी आपने ये भी तो लिखा था कि म्यू जो होता है 1/λ के प्रोपोर्शनल है, ठीक। कुछ इसी तरीके से। तो क्या यहां से मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि वाटर बाय एयर, अगर मैं लिख देता हूं वाटर बाय एयर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एयर बाई वाटर के। अब मुझे ये 4/3 पता है, ये कितना है 4/3 होता है, ये हो गया 1। और इधर हो गया हमारा एयर के लिए हमें पता था क्या, 589 गिवन था, है ना। 589 नैनोमीटर हमें दिया हुआ था, इंटू 10⁹ माइनस का, डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ वाटर, ठीक। इस लैम्डा ऑफ वाटर की वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली निकाल कर बता देता हूं कि लैम्डा ऑफ वाटर कितना आएगा, ठीक है। (589 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 441.75 है ना अप्रॉक्स। तो इसको मैं लिख दूं 442, क्या लिख दिया मैंने 442, और ये आया आपका इंटू 10⁻⁻⁹ क्लियर। तो ये हो गया आपका मीटर में, किस में हो गया, मीटर में। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका लैम्डा इन वाटर आ गया, किस में आ गया, वाटर में। समझ में आया आपने क्या किया है। आपने क्या किया, स्टार्टिंग से देखो, सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको गिवन था, आपको बोला कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, एयर से वाटर में जा रही है ना। आपकी जो ये लाइट है किधर से किधर जा रही है, एयर टू वाटर। एयर टू वाटर जाएगी तो उसका कुछ पोर्शन इन्होंने रिफ्लेक्टेड बताया, कुछ रिफ्रैक्टेड बताया, लिखा है दोनों चीजें, हमें मानना पड़ेगा, है ना। और एक्चुअल में होता है, अभी आपकी बहुत सी चीजें सिलेबस से रिलेटेड है, अदरवाइज आपको ये पढ़ाया जाता कि लाइट जो आती है उसका कुछ पोर्शन जो है, मैं पोलराइजेशन में बताऊंगा, राइट, कुछ रिफ्लेक्टेड होती है, कुछ रिफ्रैक्टेड होती है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। हमें जो गिवन था ये एयर में गिवन था, किस में था, एयर में। हमें एयर वाली सारी बातें मिल गई। हमने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल ली, हमने फ्रीक्वेंसी c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से निकाली। c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा हमें पता था, वहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। c आपको ऑलरेडी पता है एयर में कितना होता है, आपने निकाल लिया। लैम्डा आपको गिवन था। अब आपको रिफ्रैक्टेड के लिए निकालना था, किसके लिए, रिफ्रैक्टेड के लिए। तो रिफ्रैक्टेड के लिए आपने कैसे निकाला, ठीक, वो देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन जब हुआ तो रिफ्रैक्शन में आपने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, तो एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आपने म्यू और इसको रिलेशन निकाला आपने, और उससे आपने निकाल दिया दोनों फॉर्मूले। आपको दोनों का पता है कि आपका जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें म्यू जो होता है, म्यू वेलोसिटी और लैम्डा दोनों के इनवर्स रिलेशन में होता है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर है दोनों, क्लियर। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर आपका ये हो गया। 3 चीजें फाइंड आउट करने को बोली थी, राइट। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। वैसे मैं फाइल आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। देखो अगले क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? ठीक है, फ्रिंज सेपरेशन पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया है, फ्रिंज सेपरेशन। हमेशा याद रखना फ्रिंज सेपरेशन किसको कहते हैं। फ्रिंज सेपरेशन क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। जैसे आपके पास क्या हुआ, ये आपका स्क्रीन है, ये आपकी क्या थी, स्क्रीन, और इस पर आपको क्या मिलते हैं, आपको इस पर फ्रिंजेस मिलते हैं ना, ठीक। और इस फ्रिंजेस में ये जो है ये एक फ्रिंज की विड्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रिंज विड्थ। कितनी मोटी है आपकी फ्रिंज, ठीक। ये आपका हो गया किसके लिए, क्योंकि ब्राइट था, और ये हो गया आपका डार्क के लिए, ठीक। ये डार्क की फ्रिंज विड्थ हो गई। अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको ये दोनों इक्वल दिखाई दे रही होंगी, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है क्योंकि ये हाथ से बनाया हो।
फ्रिंजेस याद रखना, जब जब इंटरफेरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बात आप लिख के रख लें अपनी कॉपी में कहीं पर भी, जब जब कभी इंटरफेरेंस होता है, जब भी इंटरफेरेंस होता है, राइट, तो इंटरफेरेंस में विड्थ ऑफ फ्रिंज जो होती है, विड्थ ऑफ फ्रिंज जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मैं इसको लिखवा दूंगा, जो ये विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होती है, कांस्टेंट। चाहे आप पहली फ्रिंज को देखो, दूसरी को देखो, तीसरी को देखो, पांचवी को देखो, 10वीं को देखो, कोई भी फ्रिंज को देखो, आपको फ्रिंजेस कांस्टेंट दिखाई देगी, या उसकी विड्थ जो है वो आपको बिल्कुल चौड़ाई फिक्स दिखाई देगी, राइट। तो हमें ये बात याद रखना है। अब उसने फ्रिंज सेपरेशन पूछा, क्या पूछा, फ्रिंज सेपरेशन। उसने बोला कि इन दोनों फ्रिंज, इस फ्रिंज में और इस फ्रिंज में कितना गैप है, इन दो ब्राइट वाली में अगर हम देखें, इन दोनों ब्राइट में देखो, ये भी ब्राइट है, ये वाली भी ब्राइट है, और ये वाली भी ब्राइट है, इनमें कितना गैप है, तो ये पूरी ब्राइट थी ना, ये वाली ब्राइट थी, ये वाली भी ब्राइट थी, इनमें गैप कितने का है, इसका गैप है। मतलब एक्चुअल में आपसे वो फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, जब कभी आपसे फ्रिंज सेपरेशन पूछेगा तो वहां पर आप क्या निकाल कर आएंगे, वहां पर आप निकाल कर आएंगे फ्रिंज विड्थ। समझ में आ गई बात, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि वर्ड्स चेंज हुए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड चेंज करना मतलब आपका क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, ठीक। अब इसको करते हैं हम लोग स्टार्ट। कैसे करेंगे, आप लोगों को शायद डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा, फ्रिंज विड्थ का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एक कोई इंटरफेरेंस वाली चीज है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या क्या गिवन है देख लो। एक आपको डी दिया है, स्लिट के बीच का जो गैप होता है वो 1 mm, मतलब ये हो गया आपका 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक। और स्क्रीन कितनी दूर रखी है, वो कैपिटल डी होता है, तो वो हो गया आपका 1 मीटर गिवन है आपको। और आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है, ये आपको पता चली गया है। और वेवलेंथ जो दी है लैम्डा, वो कितनी दी है, वो दी है 500 नैनोमीटर। और अगर नैनोमीटर है तो ये हो जाएगा 500 × 10⁻⁹ मीटर। ये तो आपका गिवन डेटा है, ये क्या है, ये आपको गिवन है डायरेक्टली। अब आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टू फाइंड बी, फाइंड करो, इसको निकालो, ठीक। चलिए, अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको बी का फॉर्मूला पता होगा, वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक। वो कितना होता है, तो वो ये होता है, इसमें वैल्यू रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा बराबर कितना दिया है, लैम्डा इंटू डी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। लैम्डा कितना है, तो 500 × 10⁻⁹, कैपिटल डी मतलब 1, और ये नीचे स्मॉल डी कितना दिया है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक। इससे ये कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻⁻6 बचेगा, और इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴, है ना, क्यों, ये 2 0 और माइनस कर दो ना, तो आपके पास जो बीटा आया, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 mm, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया 0.5, एक 0 और करोगे इधर तो 10⁻³ मीटर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रिंज विड्थ कितनी मिल गई, इतनी फ्रिंज विड्थ मिलेगी। एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, 0.5 mm, कितनी होगी 0.5 mm, ठीक है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, बस केवल आपको क्वेश्चन का नेचर समझना है, आपको क्या पूछा गया है ये समझना है वहां पर, ठीक है। और तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, वैसे आपको बस फॉर्मूले याद हो, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर फॉर्मूले याद होंगे तभी बात आगे चलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी I and 2I, इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, I and 2I दी हुई है आपको, क्रॉसेस ईच अदर एट अ पॉइंट विथ अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री, फेज डिफरेंस भी दिया है। व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा लिखिए, गिवन क्या क्या है आपको, क्या 2 इंटेंसिटी अलग अलग दी हुई है, हैविंग इंटेंसिटी, टू लाइट सोर्सेस है ना, तो आपकी एक को मान लीजिए आप I1, क्या मान लीजिए I1 कितना दिया है I, और दूसरा आपको दिया है I2 कितना दिया है, वो दिया है 2I, और तीसरा आपको एक दिया हुआ है फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना दिया है, तो वो दिया है 60 डिग्री। ये आपका गिवन डेटा है, ये क्या है, गिवन डेटा, राइट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो फाइंड I रिजल्टेंट,
क्या फाइंड आउट करना है, आई रिजल्टेंट। ठीक, अब आपको सबको पता है, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, पूरा लिखेंगे आप, है ना, जब पेपर देने आए तो। या देखो, अगर आप यही क्वेश्चन आपका दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यही आपका सीयूईटी में भी आता है, यही आपका जो सीबीएसई का पेपर है फाइनल 12th का, उसमें भी आता है। तो तरीका होता है, फाइनल पेपर में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पूरा सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा। अगर आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं तो आपको सीक्वेंस बनाने, ये सब ये गिवन डेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन से डेटा पिक करें, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें, आंसर निकालें, जैसे कि अब होने वाला है। हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर I1 प्लस इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक, ये हमने एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें अगर हम लोग, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी, पहला वाले का I दिया हुआ है, फिर आपको दिया है 2I, फिर आपका निकालना है ट्वाइस ऑफ रूट ओवर I इंटू 2I, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस कितना? 60। ये आपको पता है इतना, ठीक है। चलिए, अब क्या है, इस वैल्यू को उठाया, यहाँ लिया अपन ने आई आर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आई। देखो, ये 3 टाइम्स ऑफ आई हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये आई का आई स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2√2 इंटू आई, और कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना आपके पास? आई आर जो आपके पास बचा, वो बचा 3i प्लस √2i। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई कॉमन निकाल लेता हूँ, तो वो बच जाएगा 3 प्लस √2। ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। इतना आपको वहां पर करके आना है, राइट। चलिए, इजी है। जो आपको इंटेंसिटी का पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया, मैंने कहा इसको आप याद रखेंगे, वही आपका यहां पर यूज हो रहा है ना। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इजी था ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थी नहीं। दो आपको इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी दी और आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है, और बोला कि बताओ रिजल्टेंट कितनी होगी। तो यार रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम यही पढ़ रहे हैं बार बार, तो यही पढ़ रहे हैं तो यूज करिए। 5 भी यहाँ पर है, I1 है, I2 है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। ये आपका सिंगल मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपको पूरा डिटेल करके समझा दिया। सिंगल मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये। और एक बार क्वेश्चन आया है, उसमें आपको इंटेंसिटी सेम दी है और 90 डिग्री दी हुआ गैप, है ना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि I1 दिया हुआ है आपको, I कितना दिया है, I2 आपको कितना दिया हुआ है, वो भी दिया है I, और फाई दिया हुआ है आपको 90 डिग्री, कितना दिया, 90 डिग्री। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? आप रिजल्टेंट उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे, अब डायरेक्ट देखो कैसे लिखते हैं, I प्लस I, और पीछे देखो, पीछे क्या है, पीछे है √2i इंटू आई इंटू कॉस 90, और cos 90 होने की वजह से ये वाली पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आई के बराबर हो जाएगी। खत्म गेम, आंसर ऐसा है ना, सेम दिया हुआ था तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लाइट वेव फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी इन रेशियोज, इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 64:1, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कर रही है, हमें बताना है, ये बताया है उन्होंने। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस। ओहो, आपको इंटेंसिटी का मैक्सिमम पूछ लिया उसने, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आप समझ पाए? आपसे वो पूछ रहा है फाइंड, आपको वो बोल रहा है कि आप हमें यहां पर फाइंड आई मैक्स टू आई मिनिमम, ठीक है। क्या बोला, आई मैक्स टू आई मिनिमम, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमें गिवन क्या क्या है, ठीक, तो मैं यहाँ पर गिवन अगर देखूँ तो गिवन मुझे दिया हुआ है इंटेंसिटीज के रेशियो दिए हुए हैं, मतलब I1:I2 दिया हुआ है, और विच इज इक्वल्स टू 64:1, ये आपको दिया है, राइट। और बताना है, चलिए देखो हम क्या करेंगे, क्या हम जानते हैं, वी नो दैट, यहां से मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा, I इज प्रोपोर्शनल टू A²। I किसके प्रोपोर्शनल होता है, A² के। तो मैं यहां से लिखूं तो इसको I1 लिख देता हूं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इसको I2 लिख देता हूं, और ये हो जाएगा B² के प्रोपोर्शनल, चलेगा। ये आपके I1 I2 हो जाएंगे। जब इनका आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, I1:I2
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 64:1। ये आपका इसका रेशो आया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करें, अगर थोड़ा बहुत देखें, इसका स्क्वायर वगैरह हटाएं तो हमें a बाई बी कितना मिलेगा, a बाई बी मिल जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो इधर चले जाएगा, आ जाएगा 8:1। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं a बराबर जो हो गया वो हो गया 8b। कितना हो गया, a बराबर 8b आ गया आपका। और आपको ये एक फॉर्मूला पता होगा ऑलरेडी कि I1 या I मैक्स बाई I मिनिमम जब हम लिखते हैं, I मैक्स बाई I मिनिमम जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आप a और b की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से लिखें, a की वैल्यू लिखें, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8b प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8b माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7b का होल स्क्वायर। ठीक, b से b कैंसल आउट, तो यहाँ से आपके पास I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई I मिनिमम आ जाएगा। कितना आएगा, तो 9 का 81 और 49, 81:49। और यही जो है आपका आंसर भी होगा, राइट, यही आपका आंसर भी है। तो क्या करना था, पहले उन्होंने जो बोला उसको देखो। उन्होंने बोला कि दो रेशो दिए हुए हैं 64:1, वो किसके हैं, है ना, इंटेंसिटी का रेशो है। और वो बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमा और मिनिमा। इंटरफेरेंस होता है तो दो वेव इंटरफेयर करती है, तो मैक्सिमा और मिनिमा कब बनते हैं, हमने ये फाइंड आउट किया था। मैक्सिमा मिनिमा होते हैं जब दोनों एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऐड होता है, और मिनिमम बनता है जब दोनों एम्पलीट्यूड को माइनस करके वो करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वो याद करिए प्रीवियस क्लासेस में जब हमने cos फाई की वैल्यू 1 ली थी और cos फाई की वैल्यू -1 ली थी, मैक्सिमम मिनिमम, यही रिजल्ट आए थे हमारे पास। बस सिंपल आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द इंटेंसिटी एट अ सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I। आपको बोला है कि आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें इंटेंसिटी है जो कितनी है, I है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी वेयर द पाथ डिफरेंस इज इतना λ/3। तो आपको पूछा गया है, देखो गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में अगर आप लिखें तो आपको दी हुई है इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा पे जो आपको दिया हुआ है वो दी हुई है I। ठीक है, कहाँ है, एट मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा लिखते हैं, एट सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वो भी करना है आपको इंटेंसिटी, वो कहां पर, तो वो करना है एट पाथ डिफरेंस λ/3 पर। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। क्या आपने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन किया है जहां पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है, वो मैक्सिमम है, ये क्या है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक, I के बराबर। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, देखो पहले तो मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, पाथ डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मुझे फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करें, तो सबसे पहले आप फेज डिफरेंस के लिए यूज करें डेल एक्स बराबर कितना होता है, λ/2π × φ। ठीक है, फेज डिफरेंस के टर्म में निकालें तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ × डेल एक्स। यहां से वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 2π × λ डिवाइडेड बाई λ इंटू कितना दिया है फेज डिफरेंस आपको ये है फेज डिफरेंस डेल एक्स। तो ये हो गया λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, फाई आपका निकल के आया 2π/3, फाई आपका कितना निकल के आ गया, वो आया 2π/3, है ना। लेकिन हमसे फाई नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है कि आप वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, तो वो देखते हैं। हमें वैल्यू निकालने को बोला है कि इंटेंसिटी क्या होगी जब λ/3 हो पाथ डिफरेंस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम या रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 4 टाइम्स ऑफ I × cos स्क्वायर φ/2। याद आया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि अगर इंटेंसिटी सेम दे दी गई हो दोनों तो हमने इसको I0 लिखा था, पर यहां पर इन्होंने कितना बोल दिया, हमें I है, हमने भी क्या ले लिया, I ले लिया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ I × cos ऑफ
स्क्वायर इंटू फाई कितना है 2π/3 और डिवाइडेड बाई ये इसका फॉर्मूले का ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा cos π/3। cos π/3 मतलब 60 मतलब 1/2 1/2 करोगे तो ये बनेगा 4 इंटू आई और 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? ये cos के ऊपर स्क्वायर है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा 4 से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आई रिजल्टेंट जो आया वो किसके बराबर आया? वो आया आई के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। ऐसा हो सकता है कि अगर लेमडा π/3 दिया हो तो आई जो आए वो कितना आ जाए आपका? वो बराबर आपके जितनी इंटेंसिटी दी हुई थी उसी के बराबर आ जाए। हो सकता है कोई केस ऐसा हो, है ना, इसमें सोचने वाली कोई बात है नहीं ज़्यादा। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, 8th नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स, दो वेवलेंथ दी हुई है ना, 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहली बात तो ये समझें कि अगर आपको यहां पर दो डिफरेंट वेवलेंथ्स दे दी गई है, क्या दे दी गई है? दो डिफरेंट वेवलेंथ दी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है ना, आप एक्सपेरिमेंट ऐसे बनाते हैं, राइट, ये आपका S1 होता है, ये आपका S2 होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो D होता है और यहाँ से आपको इस पर क्या मिलता है? फाइनल रिजल्ट मिलता है, यही होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इससे जो वेवलेंथ जा रही वो आपकी 650 बोल दी गई हो और इससे जो दूसरे वाले से जा रही वो 520 बोल, ऐसा नहीं है ये, समझे? ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। पहली बार में आपने वेवलेंथ जो है वो दोनों जगह कितनी ली है? पहली बार में दोनों जगह आपने वेवलेंथ जो ली है वो 650 ली होगी और दूसरी बार की बात करें हम लोग तो दूसरी बार में जो आपने दोनों बार वेवलेंथ ली है ना, दोनों में से जो वेवलेंथ गई वो 520 की गई। क्या ये बात समझ पाए? है ना, जब 650 की जाएगी तो 650 की ही रहेगी दोनों में से, नहीं तो कोहेरेंट नहीं रहेंगे वो, समझे? मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनमें पाथ डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेस से ही इंटरफेरेंस होता है। अब वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चलेगा तो कोहेरेंट तो होना जरूरी है, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है, राइट। तो आपने ये बता दिया यंग्स डबल स्लिट में कोहेरेंट होना जरूरी। वेवलेंथ अलग अलग दी है, मतलब ये दो बार एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। एक बार 650 से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दूसरी बार 520 से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। अब पहला क्वेश्चन देखिए, उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। अब आपको ये बात पता होगी, मैंने हमेशा बताया है, पहले भी पढ़ाया जब, कि ये जो सामने जाता है यहां पर हमेशा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके ऊपर, अब इसको मैं बना के बता देता हूं आपको थोड़ा सा, है ना, तो अच्छा रहेगा। यही बनता है ना, ये बनेगा। तो ये तो आपकी सेंट्रल ब्राइट हो गई। ये कौन सी हो गई? सेंट्रल ब्राइट। ये इसकी पहली डार्क है, ये पहली डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट। ऐसे ही चलेगा। नीचे की तरफ देखें तो भी सिमिलर, बिल्कुल डिक्टो मिरर इमेज बनेगी। डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डिस्टेंस विस्टेंस सब सेम होती, कोई सोचने की बात नहीं। अब उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि आप हमें ये बता दीजिए कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज, किसकी? थर्ड ब्राइट फ्रिंज की स्क्रीन पर जो मिल रही है 650 नैनोमीटर के लिए, वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी ऊंची है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ब्राइट हो गई, ये सेकंड ब्राइट हो गई और ये थर्ड ब्राइट। जरा ध्यान से देख लो, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट। यहां से पहली ब्राइट ये, फिर दूसरी ब्राइट ये और तीसरी ब्राइट ये। मतलब उसने मुझसे क्वेश्चन जो पूछा वो ये पूछा, इस डिस्टेंस को मुझे बताना है, ये वाली डिस्टेंस। समझ पाए? ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे मिल गई तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो अब हम ये x को बनाते हैं, इस x को फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए? थर्ड वाली ब्राइट के लिए, x3 लिख देंगे, राइट। तो क्या आपको ये बात पता है कि हम लोगों ने जब फॉर्मूले डिराइव किए थे यहाँ पर, तो फॉर्मूले डिराइव करते टाइम हमने क्या कहा था? फॉर्मूले के समय हमने कहा था, फॉर्मूले के समय हमने कहा था कि 1 सेकेंड, है ना, आपका जो x सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं डायरेक्टली अभी, ठीक है। दो अलग अलग वेवलेंथ है वो समझ, चलो लिख ही देते हैं यार। लैम्डा 1 कितना दिया है? 650 नैनोमीटर। कितना दिया है? 650 नैनोमीटर।
लेमडा 2 कितना दिया है 520 नैनोमीटर, 520 नैनोमीटर। और कुछ दिया है क्या? उसने कुछ दिया तो है नहीं। फाइंड करने को बोल रहा है। पहला जो आपका फाइंड क्या करना है, आपको ए नंबर पे जो लिखा है वो बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है x3। ब्राइट फ्रिंज की जो थिकनेस डिस्टेंस होती है वो हम x के थ्रू बताते हैं, और डार्क की जो होती है वो x डैश। तो आपको ब्राइट के निकालना है। x का फॉर्मूला आपको याद होगा, xn बराबर n लेमडा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल d लिखा था, याद होगा शायद आपको। अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, x के लिए निकालना है। तो x थर्ड के लिए निकालना है। x3 अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n की जगह 3 रख दीजिए। 3 इंटू लेमडा किसके लिए 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू क्या उसने मुझे d दिया हुआ है, d दिया पेपर क्वेश्चन में पूरा कहीं पर, सेकंड वाले को भी पढ़ लीजिए। d नहीं दिया और स्मॉल d भी नहीं दिया, तो ये कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ठीक, पेपर में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 6 3 18 18 50 150 मतलब ये आ जाएगा आपका 1950 इंटू 10⁻⁻⁹ कैपिटल D बाई स्मॉल d मीटर। खत्म, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। x3 आपको जो मिला, वो मिला 1950 कैपिटल D बाई स्मॉल d नैनोमीटर। कितना, नैनोमीटर। क्यों नैनोमीटर हुआ शायद आप समझ गए होंगे इसका आंसर। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं जरा। What is the least distance from the central maximum where the bright fringe due to both the wavelength coincides? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसका एक डायग्राम बनाकर समझा देना चाहता हूँ, एक बार में आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में पूछा क्या गया और क्या होता है। बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारी एक स्क्रीन। क्या बना लेते हैं, स्क्रीन बना लेते हैं। ये बन गई आपकी एक स्क्रीन। ठीक है, ये आपकी एक स्क्रीन हो गई, राइट। अब और भी बातें, सारी बातें बनाएं। चलो, जब बना ही रहे हो आप तो हम लोग यहां से स्लिट भी बनाते हैं, सब बनाते हैं पूरा, ताकि आपको एक बार में ये बात समझ में आ जाए कि भाई साहब हो क्या रहा है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका एक सोर्स हो गया और एक सोर्स आप इसको मान लीजिए, ये दो सोर्सेस हो गए आपके। ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या हैं, ये सब सोर्सेस। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, समझ में अच्छा आए ताकि। ठीक, अब होगा ये कि यहाँ से वेव चलेंगी। अभी हम एक काम करते हैं, हम लोग लेमडा 2 है ना हमारे पास, एक है अपने पास 650 वाला। कौन सा वाला, 650 नैनोमीटर वाला। तो मैंने यहाँ से 650 नैनोमीटर की, देखो एक तो ब्राइट आपकी सेंट्रल ब्राइट तो बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। सेंट्रल ब्राइट तो बिल्कुल बन के ही रहेगी। ये सेंट्रल ब्राइट बन गई। ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट हो गई, या इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से, अब ये कौन सा कलर है, ये वाला जो कलर का मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस कलर की मैं बनाता हूँ तो सेंट्रल ब्राइट मेरी ये रही, और उसके बाद ये फिर अगली फ्रिंजेस भी सब चलती रहेंगी। ठीक, ये हो गया। और इधर भी अगर मैं बनाऊँ, ठीक, तो ये बन गया। ये किसके लिए बना है, ये बना है जब 650 नैनोमीटर की हम लोग फ्रिंज यूज कर रहे थे। कौन सी, 650 नैनोमीटर की फ्रिंज के लिए ये बन गया। और अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब मैं बना रहा हूं किसके लिए, अब मैं बना रहा हूं लेमडा जो आपको दिया हुआ है 520 नैनोमीटर। कितना दिया है, 520 नैनोमीटर। 520 नैनोमीटर के लिए जब आप बनाएंगे तो चाहे आपका ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया, 650 हो या 520 कोई सा भी, क्या ये सेंट्रल ब्राइट यहां पर हमेशा बनेगी? तो आप कहेंगे कि ये सेंट्रल ब्राइट तो हमेशा बनेगी बनेगी। ठीक, अब सेंट्रल ब्राइट बनेगी। अब हमें ये देखना है कि 520 नैनोमीटर की जब हम यूज करते हैं, 520 नैनोमीटर की जब हम वेवलेंथ वाले यूज करते हैं तो वो कहां बनती है या कैसा पैटर्न हमें दिखाई देता है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा यहां पर आपको समझाने के लिए कलर चेंज कर चुका हूं। ठीक है, और इसको अगर बनाए तो ये ठीक, एक कुछ इस तरीके से। ऊपर वाला पैटर्न थोड़ा गड़बड़ हो गया, नीचे वाला पैटर्न देखिए आप। ठीक है, मैं आपको इससे समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो ये लाइट कलर में जो है ये 650 नैनोमीटर की है। लाइट कलर वाली कौन सी है, 650 नैनोमीटर की। और जो ये डार्क कलर दिखाई दे रहा है ये किसकी है, 520 नैनोमीटर की। 650 और 520 की बना दी हमने।
सेंट्रल ब्राइट दोनों का हमेशा सेम होगा। ये आपका क्या होगा, ये होगी आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये क्या होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक, इतना क्लियर। अब क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखें, आपका 650 की पहली ब्राइट, 650 की दूसरी ब्राइट, 650 की तीसरी ब्राइट और 650 की फोर्थ ब्राइट आपको यहां दिखाई दे रही है, दिख रही है। और 520 की जब निकालें तो 520 की पहली ब्राइट आपको यहां दिख रही है, दूसरी ब्राइट यहां दिख रही है, तीसरी यहां दिख रही है, चौथी यहां दिख रही है और पांचवी यहां दिख रही है। और लगभग लगभग आप नोटिस करेंगे कि ये जो आपकी यहां पे ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, दोनों जो आपकी ब्राइट बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ब्राइट। तो जो आपका छोटा ये 650 नैनोमीटर लाइट कलर से बनाया था, 650 वाले की 650 नैनोमीटर की जो है वो कौन सी आई, वो मान लीजिए फोर्थ आई, है ना। ये केवल एग्जांपल है ना, मैं आपको समझा रहा हूं केवल एग्जांपल के लिए। 650 की कौन सी दिखी, फोर्थ ब्राइट, 650 की फोर्थ ब्राइट दिखी। और जो आपका 520 नैनोमीटर वाला दूसरा पैटर्न बनाया था, तो 520 नैनोमीटर की जो यहां पर आई, 520 नैनोमीटर की जो वेव आई वो कौन सी आई, फिफ्थ ब्राइट आई। यहां पर जो आपको ये दिखाई दी वो कौन सी दिखाई दी, फिफ्थ ब्राइट। पर दोनों कोइंसाइड कर रही है, क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। अगर यहां दोनों अलग अलग बार पैटर्न अलग अलग बनाएंगे, दोनों पैटर्न अलग अलग बार बनाए गए हैं, दोनों पैटर्न को अलग अलग बनाकर यहां पर बताया गया है। और पहला वाला जब बनाएंगे तो ये आपको कुछ डिस्टेंस, कुछ पैटर्न मिलेगा, हमने मार्क कर लिया। और फिर दूसरा वाला बनाते तब फिर एक पैटर्न मिल रहा है, और उसमें 650 की फोर्थ तो 520 की फिफ्थ वाली फ्रिंज जो है वो कोइंसाइड कर गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रही थी, ओवरलैप कर रही थी। अगर हम दोनों पैटर्न एक साथ बनाते तो, अभी तो अलग अलग बनाया पर सेम डिस्टेंस पे है। तो क्या मैं इसको ऐसा भी नहीं बोल सकता अभी थोड़ी देर के लिए कि ये जो है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है जिसको आप x कहते हैं, क्या कहते हैं, x। x क्या है आपका, तो ये है डिस्टेंस ऑफ, इसको मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, या इसको आप कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। समझ गए, ये दोनों बातें बोल सकते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इसकी डिस्टेंस है ये। अब 650 वाले के लिए अलग तरीके से निकालेंगे, 520 वाले के लिए अलग तरीके से निकालेंगे। समझ में आई ये बात। अब आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, है ना। मैं बता दूंगा कि लीस्ट क्यों बोला गया है। लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमम, कुछ भी बोल सकते हैं। वेयर दी ब्राइट फ्रिंजेस, कौन सी फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस, ड्यू टू बोथ दी वेवलेंथ कोइंसाइड्स, दोनों की वजह से जो कोइंसाइड हो रहे हैं उनकी आपको लीस्ट डिस्टेंस निकालना है सेंट्रल से। तो सेंट्रल से हमने जब देखा, सेंट्रल से ये यहां पर कोइंसाइड करते हैं और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये लीस्ट डिस्टेंस। ठीक, ये लीस्ट क्यों है, क्योंकि इसके बाद बनेगा अगला 5, 6, 7, 8, है ना। 650 का कौन सा बनेगा, 5, 6, 7, 8, और 520 का बनेगा 6, 7, 8, 9, 10। इसका चौथा अगर मैच कर रहा है तो 8th भी मैच करेगा, और इसका 5th वहां से मैच कर रहा है तो 10th और 8th भी मैच कर जाएंगे, क्योंकि इनकी विड्थ की चौड़ाई जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी आपको। तो अगर चौथी और पांचवी कोइंसाइड करती है तो 10वीं और 8वीं भी कोइंसाइड करेंगी ही करेंगी। तो पहले नंबर पे कौन सी कोइंसाइड करी, चौथी और पांचवी, तो लीस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली। अगर 8वीं 10वीं को देखने जाओगे तो 8वीं 10वीं और दूर हो जाएगी ना, नीचे हो जाएगी, इसलिए। क्लियर, लीस्ट डिस्टेंस इसलिए पूछता है वो। ठीक, चलिए ये बात उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक, थ्योरी पढ़ना पड़ेगी तब आपको ये बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि लेट mth फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज, mth फ्रिंज फॉर 650 नैनोमीटर is coinciding the nth fringe of 520 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर। ब्राइट फ्रिंज की बात चल रही है ना, ये दोनों कौन सी फ्रिंजेस हैं, तो ये दोनों ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेस। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, आप ध्यान से सुनिएगा,
कि आपका आपका जो है x जो है वो m की वजह से जो यहाँ पर आ रहा है, वही x जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, n की वजह से, है ना। दोनों का, एक हमने लिखा m और एक हमने लिखा n फ्रिंज, m नंबर की फ्रिंज और n नंबर की फ्रिंज, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप m इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब लेमडा अलग अलग है ना, m नंबर पे कौन सी है 650, n नंबर पे कौन सी है 520, तो वैल्यू रखो। देखो क्या दोनों, ये देखो स्लिट जो है, एक सेकंड, है ना, क्या ये स्लिट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है बार बार, क्या ये स्लिट की डिस्टेंस चेंज हो रही है, नहीं। क्या ये वाली डिस्टेंस जो है कैपिटल D वाली, क्या ये भी चेंज हो रही है बार बार, ये भी नहीं हो रही। तो जब आपके पास ये दोनों डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ये डिस्टेंस को क्या कर दोगे, उड़ा दोगे, है ना। और आपके पास बचेगा m इंटू लेमडा इक्वल्स टू, अच्छा लेमडा कौन सा 650 वाला, है ना, यहाँ पर 650, और ये n इंटू लेमडा कौन सा 520 वाला। तो यहाँ से हो जाएगा m बाई n बराबर, ऊपर बचा आपका 520 नैनोमीटर और नीचे बचा आपका 650 नैनोमीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 4 जा और 13 5 जा। तो m बाई n कितना आया, m बाई n आया 4/5। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो m नंबर की फ्रिंज कौन सी थी 650 वाली, m नंबर की फ्रिंज कौन सी थी 520 वाली। क्या मैंने अभी आपको यही समझाया कि 650 वाली नंबर की फ्रिंज जो है वो फोर्थ वाली फ्रिंज, 650 की जो फोर्थ वाली फ्रिंज है वो और 520 की फिफ्थ वाली जो फ्रिंज होगी वो मैच कर जाएगी। तो लिखा है m नंबर की फ्रिंज मतलब फोर्थ नंबर की और n नंबर की फ्रिंज मतलब फिफ्थ नंबर की, राइट। बस तो यहां से मैं बोल सकता हूं इसके बाद, सो वी कैन से the fourth bright fringe of 650 nanometer is coinciding with fifth bright fringe of वेवलेंथ 520 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका कंक्लूजन हो गया, ये क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। ठीक, अब अगर आप चाहें ना तो आप यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है ना। यहां से मैं आपको एक चीज और निकाल के बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। सो द डिस्टेंस ऑफ कोइंसाइडिंग फ्रिंजेस फ्रॉम, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा। किसी एक को यूज कर लीजिए, जैसे आपने बोल दिया XM निकालना है, XM कितना हो जाएगा, तो M इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। M कितना है, M कितना है, तो M है 4, लेमडा कितना है उसके लिए 650 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। इनकी वैल्यू नहीं दी ना, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 2600, 2600 कैपिटल D बाई स्मॉल d नैनोमीटर में। तो मैं यहां से बोल सकता हूं XM जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, XN के बराबर, क्योंकि जो आपका M नंबर की फ्रिंज है वही आपकी N नंबर की भी तो फ्रिंज वहीं पर बन रही है, तो दोनों बराबर है। तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 2600 कैपिटल D बाई स्मॉल d नैनोमीटर। खत्म हो गया। ऐसे निकालेंगे आप, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना है आपको, राइट। ठीक है, कोई समस्या है ना, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन, खत्म, क्लियर। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। कोइंसाइड वाला केस जो है, कोइंसाइडिंग जो वाला केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, ठीक है। कई बार आपको पेपर में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार तो यही मिल जाता है, एक नंबर में अगर पूछेगा तो बोल देगा बताओ कौन से नंबर की मैच कर रही है, तो रेशियो निकाल दो। डायरेक्टली आप रेशियो कैसे निकालोगे कि अगर लेमडा अगर ज़्यादा होता है
ठीक है, लेमडा अगर ज़्यादा होता है तो उससे रिलेटेड जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। विड्थ ऑफ फ्रिंज भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो विड्थ ऑफ फ्रिंज ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में जो एक्स है, एक्स जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाती है कंपेरेटिवली अगर देखें तो, अदरवाइज डिस्टेंस बढ़ती ही है। क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, ठीक है, चलिए क्या है अगला प्रश्न, देखिए। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 800 मीटर एंड 600 नैनोमीटर है is used to obtain the interference fringes in a Young's double slit experiment on a screen placed 1.4 मीटर away, है ना। एक ये डेटा दिया हुआ है, एक ये डेटा दिया हुआ है, और आपको कैपिटल डी दिया हुआ है। इफ द टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, एक और डेटा दिया हुआ है स्मॉल डी। कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड्स, राइट। चलो इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब ये पूरा बिल्कुल सेम है, इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर डायरेक्ट सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। ठीक, अगर आप सॉल्व करते तो कितना निकालते। ठीक, गिवन विवन मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे। देखो देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता तो मैं लिखता एक्स एम इक्वल्स टू एक्स एन, लिखता ऐसे ही कुछ। m जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, m जो है मेरा 800 नैनोमीटर वाला है, नैनोमीटर को मैंने m माना है, और n जो है वो मैं 600 नैनोमीटर वाले को मान लेता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, अब आप क्या करेंगे, xm की वैल्यू मतलब आपका हो जाएगा ये m इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। लेमडा तो अलग अलग है, ये d तो कैंसिल है ना, तो m बाई n जो बचेगा, m बाई n जो बचेगा वो बचेगा आपका यहाँ से लेमडा, ये लेमडा, इसको n बोल देता हूँ, इसको मैं m बोल देता हूँ, लेमडा n डिवाइडेड बाई लेमडा m। n से रिलेटेड वाला कौन सा है, 600 वाला, और m वाला कौन सा है, 800। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 3/4। आपके पास m बाई n आ गया, m बाई n कितना आया, वो आया 3/4। इतना तो आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको वो पूछ रहा है कि विड्थ वगैरह सब बताओ, तो वो भी बता ही दो लगे हाथ। ठीक है, ये जब आ जाता है तो आप वैल्यू पुट कर दो, है ना। सबसे कोइंसाइड में m जो है वो 3 और n नंबर का 4, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप कोई भी निकाल लीजिए, x3 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, x3। तो कितना लिखेंगे, 3 इंटू लेमडा कौन सा, 3 के रिस्पेक्ट में कौन सा था, 3 के m3 है, मतलब लेमडा m वाला था, m वाला, है ना। तो लेमडा m इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ लेमडा कितना दिया था, m वाला 800 है, 800 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट किया है। कैपिटल D कितना दिया है, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर डिवाइडेड बाई 0.28, और 0.28 किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा मीटर में -3। चलिए मैं इसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपका आंसर कितना आ रहा है इसका। 3 इंटू 8 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.28, ये आ रहा है 120, है ना। मतलब मैंने 800 किया है तो ये आ जाएगा आपका टोटल 12,000, और इसको अगर सॉल्व करते हैं आप तो ये बचेगा आपका 10⁻⁻6 मीटर में, राइट, 10⁻⁻6 मीटर, राइट। अब इसको आप उधर पहुंचाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻⁻3। क्या मैं बोल सकता हूँ x3 जो आएगा वो आएगा 12 mm, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने एक ही बार में। और जितना x3 है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो x4 किसके लिए, मतलब आपका n का भी उतना ही आता, xn भी उतना ही आता है, और यही आपका xm था जिससे आपने फाइंड आउट किया है, xm भी यही है, n भी यही होता। ये बात अब शायद पिछले वाले क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा m n साथ में क्यों लिखा। मैंने जानबूझ के आपको, या तो आप कंफ्यूज हो इससे, इसलिए लिखा है। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो पिछली बार समझने में बहुत टाइम लगा, लेकिन इस बार कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि आपको जो बोला गया है आप उस वैल्यू को उठाओ वहां से, और कोइंसाइड करने को बोला, ब्राइट कोइंसाइड कर रही है। अगर मान लो डार्क कोइंसाइड करती तब क्या करते आप, ब्राइट अगर कोइंसाइड कर रही तब ठीक, अगर डार्क कोइंसाइड करेगी तो क्या करेंगे। तो यहां पर एक नोट और समझिए मेरी तरफ से, देखिए, इफ टू डार्क फ्रिंजेस
कोइंसाइड्स ड्यूरिंग, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल घुमा रहे हैं उसको, ड्यूरिंग टू डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस समय आप पता है क्या करेंगे, आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x डैश m इक्वल्स टू x डैश n वाला, है ना। आपको ये यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n माइनस 1 इंटू लेमडा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2d। और ये कितना हो जाएगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक चीज़ और ऐड करके ही लिखता हूँ। यहाँ पर m है तो ये m वाला, और इधर लिखूंगा मैं लिखूंगा, और इसको भी m लिखना पड़ेगा। ओहो, सुनिए, अपन भी शातिर खिलाड़ी बनो ना। इसको n बना दो, इसको m बना दो, यहाँ हो जाएगा n, ये कैपिटल D। और अगर यहाँ लिखोगे तो लिखोगे 2m माइनस 1 इंटू लेमडा ऑफ m इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये भी अच्छा 2d से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2n माइनस 1 इंटू लेमडा ऑफ n डिवाइडेड बाई, अच्छा 2 भी कट जाएगा तो डिवाइडेड बाई करने की भी जरूरत नहीं है कुछ भी आपको, इक्वल्स टू 2m माइनस 1 इंटू लेमडा m। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डार्क का पूछ लिया गया है, ब्राइट का पूछेगा तो आप ब्राइट जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, पर अगर डार्क पूछ लेता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें डार्क के समय। ये आपका नोट है, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स 0.15 mm apart are illuminated by a monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the splits नहीं, slits होना चाहिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ मामला हो गया, स्लिट से ये, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, और फिर पूछा है डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। दोनों को सेंट्रल मैक्सिमा से ही, जहां से भी, अगर नहीं भी बोला हो ना कि किससे निकालना है तो सेंट्रल मैक्सिमा से निकालना है, सीधा सिंपल गणित है, यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फटाफट, क्या लिखा हुआ, क्या गिवन है उनको देख लो, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो निकाल लीजिए। क्या क्या गिवन है आपको, एक तो सेपरेशन दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है 0.15 मिलीमीटर, ठीक, और क्या दिया हुआ है 450 नैनोमीटर की आपको वेवलेंथ दी हुई है 450 नैनोमीटर, और क्या दिया हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस दी है कैपिटल डी 1 मीटर। ये आपको इतना गिवन डेटा दिया हुआ है, ठीक। अगर इतना गिवन दिया है तब आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, मैं तो सीधा बोलूंगा यहां पर, अगर मैंने पढ़ लिया है कि ये ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड है ना, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड, तो मुझे x2 निकालना है ब्राइट फ्रिंज की और x2 डैश निकालना है, ये दोनों मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ब्राइट का पूछा तो बिना उसका मतलब, और डार्क का पूछा तो डैश लगा देंगे। तो ब्राइट का निकालते हैं, चलिए फटाफट फटाफट। x2 बराबर कितना हो जाएगा x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू लेमडा इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। xn का फॉर्मूला यही होता है, मैं अगर चाहूँ तो पूरा फॉर्मूला आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। xn बराबर होता है n इंटू लेमडा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। x2 निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, x2 सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर, 2 इंटू लेमडा कितना 450 नैनोमीटर, नैनोमीटर को नैनोमीटर में रहने दो, देखो क्या होता है, और डी की वैल्यू ये लिखी थी ना 0.15, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, 15 तिया 45 30, तो ये आ गया 3 दूना 6 600 6000 नैनोमीटर, 6000 नैनोमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि 3 जीरो जाएंगे तो 36 माइनस, एक काम करते हैं, ये हो गया शायद x2 बराबर 6 मिलीमीटर, कितना हो गया 6 मिलीमीटर।
आप इसको कैलकुलेट करके देखना, अगर आपको ऐसा लगे कि 6 मिलीमीटर कैसे आ गया तो थोड़ा बताइएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है 6 मिलीमीटर ही आएगा, है ना। करके देखिए, 6000 दिया हुआ है तो 6000 से आप निकालेंगे, 6000 का 30 जाएगा, करेक्ट होगा, इतना ही होगा, है ना। ठीक, चलिए, तो ये तो निकल गया आपका क्या, ये आपका निकल गया ब्राइट, सेकंड ब्राइट, है ना। ये क्या हो जाएगी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। ठीक, और अगर आपको यहां से डार्क चाहिए, क्या चाहिए, डार्क, तो डार्क कैसे निकालते हैं, x2 x2 डैश कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा अपॉन और कैपिटल D अपॉन 2D। इसकी वैल्यू रखो तो 2 इंटू 2 -1 इंटू लेमडा की वैल्यू 450, नैनोमीटर में ही चलने देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 इंटू, और ये डिवाइडेड में 0.15, तो हो जाएगा 3 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 1 और इसका अगर मैं यहाँ से 2 0 हटाऊँ तो ये 2 0 बढ़ जाते हैं, इंटू हो गया 100। इससे अगर कट करोगे तो ये बनेगा 30, और अगर 30 अगर गया तो हो गया 90 इंटू 100 नैनोमीटर, कितना आया, नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, अभी 6 था, अब ये 9 हो जाएगा। ये x2 डैश जो आया वो आया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, वो नहीं होता, 2 भी तो है, डिवाइडेड बाई 2 भी तो है, अरे भूल गए, इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 4.5, है ना, आधा करोगे तो मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर। ठीक है, मैंने इतनी जल्दी कैसे डायरेक्ट लिखा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे डायरेक्टली लिख दिया मैंने कि ऊपर देखो, यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाई 2 लिखा है ना, सिंपल डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, मतलब क्या है, 9 का आधा 4.5, और ये पीछे हमने अभी कैलकुलेट किया था 30 होता, नैनोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता, तो बस खत्म हो गया। ये आ गई आपकी सेकेंड डार्क फ्रिंज। समझ गए, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो बोला गया है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, क्या दिया है। अ बीम ऑफ लाइट uses wavelength of 4000 एंगस्ट्रॉम is different। ओहो, चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। अ बीम ऑफ लाइट यूजेज या यूज, है ना, एक आपको एक लाइट दी हुई है, उस पर आपको बोला जा रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम की आपने वेवलेंथ यूज की है और डिफ्रेक्शन हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़िए, देखिए अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे वो इंटरफेरेंस के, ये डिफ्रेक्शन बाय अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm, 0.2 mm गिव द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा। इंपॉर्टेंट, सेकंड मिनिमा का क्वेश्चन पूछा है प्लस एंगुलर पोजीशन पूछा है। पहले तो गिवन डेटा क्या क्या है मुझे वो देख लेता हूं। तो गिवन बिल्कुल सिंपल सा है, एक मुझे दिया हुआ है लैम्डा जो कि दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितने बराबर, 4000 एंगस्ट्रॉम, और 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आप कन्वर्जन भी याद रखें साथ में। सिंगल स्लिट विड्थ आपको सबको पता है, सिंगल स्लिट की विड्थ जो होती है वो हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग सिंगल स्लिट को ए से लिखने लग गए हैं, तो 0.2 इंटू 10⁻³ ऑफ मीटर हो गया ये। और आपको बोला है कि फाइंड क्या करना है आपको, तो आपको सेकंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड मिनिमा। फाइंड सेकंड मिनिमा इन डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन में आपको सेकंड मिनिमा पता करना है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात कही थी आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए।
मैंने कहा था कि जब आपका डिफ्रैक्शन आता है तो फॉर्मूले जो इंटरफेरेंस के हैं उससे उल्टा, मतलब जो वहां पर हम जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव का पढ़ते हैं या जो आपका मैक्सिमा वाला पढ़ते हैं या ब्राइट वाला पढ़ते हैं वो यहां पर मिनिमा का बन जाता है, और वहां जो आपने डार्क का पढ़ा वो यहां पर मैक्सिमा का बनता है। तो अगर यहां पर मिनिमा पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, आपसे पूछा है एंगुलर, तो एंगुलर ये होता है, और एंगुलर कितना कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 2 इंटू, सॉरी अब मैं इसको बता ही देता हूं आपको, n इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई ए, ये आपका फॉर्मूला होता है n नंबर की आपकी डार्क के लिए, ये किसके लिए, मिनिमा के लिए। क्लियर, ये फॉर्मूला यहां पर यूज किया जाए, उल्टा फॉर्मूला, समझे, उल्टा मतलब ऐसा उल्टा नहीं है, पर हम जो वहां पर इंटरफेरेंस में जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वो जो वहां पर ब्राइट का यूज होता है वो यहां पर मिनिमा का यूज होने लग जाता, वहां पर जो आपका डार्क का यूज होता है वो यहां पर मैक्सिमा का होगा। ये n इंटू लेमडा लिखा है, वहां पर अगर होता है ये डार्क के लिए मिनिमा के लिए तो वो 2n-1/2 लिखा होता, राइट। तो यहां पर तो सिंपल आपके पास n इंटू लेमडा बाई ए हो जाएगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n है 2, आपको किसके लिए निकालना है, सेकंड के लिए, सेकंड मिनिमा, इंटू लेमडा कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई विड्थ कितनी दी हुई है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। अगर ये 0.2 हटाएंगे यहाँ से तो एक जीरो और बढ़ जाएगा और इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 और 4 जब ऊपर जाएंगे तो ये बचेगा 10⁻⁻6, और 3 और चले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3। मतलब θ2 जो आया आपका, यहां से अगर हम देखें तो θ2 जो आया वो आया 4 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। थीटा किस में होता है, थीटा होता है आपका एंगल है ये, तो रेडियन में ही होगा, ठीक है। ये आपका यहां पर आंसर है, क्लियर, ये आंसर है, इतना रेडियन निकलेगा, 4 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, क्लियर। चलिए बढ़े आगे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस फ्रिंज ऑफ विड्थ 0.8 mm, दो बार हो गया, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या लिखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज डबल्ड, देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। एक तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया है ना, यंग्स डबल स्लिट में विड्थ की बात चल रही है, गिवन डेटा बात कर लेते हैं। गिवन पहली बार में आपको एक वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी है 6000, कितनी दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, और आपको विड्थ दी हुई है फ्रिंज की, कितनी दी हुई है 0.8 mm, ठीक है। यंग डबल स्लिट में अनादर यूज कर रहे हो, मतलब इसके अलावा जब यूज करोगे तो λ2 जो होगा वो 7500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उस समय आपको विड्थ जो है वो फाइंड आउट करना है, कितनी विड्थ होगी। और एक चीज और दी है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट जो है ना ये डबल कर देते हैं, तो पहली बार में मैं मान लेता हूं D1 में D है, और जब मेरा D2 यूज होगा तो वहां हो जाएगी ट्वाइस ऑफ D, ये डबल हो गई, ये सिंपल डबल हो गई, ठीक, क्लियर। तो ये आपको दो अलग अलग केसेस दिए हैं। क्या मुझे ये बात पता है कि मेरा जो फॉर्मूला होता है विड्थ का वो कितना होता है, विड्थ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरा यंग्स डबल स्लिट में ना, ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है लेमडा इंटू डी डिवाइडेड बाई डी, यही फॉर्मूला है सिंपल सा, लेमडा इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। ये हम पहले से जानते हैं, अब आपको केवल इसको वैल्यू पुट करना है इसमें। अगर ये फॉर्मूला है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ β1 बाई β2, क्या लिख दूँ β1 बाई β2, ऊपर लिखूंगा तो λ1 d1 डिवाइडेड बाई d1 डिवाइडेड बाई λ2 d2 डिवाइडेड बाई d2। अब इसमें कहीं पर भी आपको क्या इस कैपिटल डी की बात की उन्होंने, कैपिटल डी की बात नहीं की, मतलब ये क्या है इक्वल है, कैपिटल डी क्या है यहाँ पर d1 बराबर क्या है यहाँ पर d2, तो आप यहाँ से d1 और d2 कैंसिल आउट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा ये, तो कितना बन जाएगा, तो λ1 और ये नीचे का ऊपर चले जाएगा, मतलब d2 डिवाइडेड बाई λ2 इंटू d1, राइट। कैलकुलेशन तो देखो आपको स्पीड में करना ही पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कैलकुलेशन का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ी अपनी है ना कोशिश करिए कि स्पीड बढ़ाई जाए, ठीक। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं β1 बाई β2, लेमडा की वैल्यू रखो, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशो है, तो ये आपका λ1 कितना था 6000 इंटू d2 कितना है ट्वाइस ऑफ d डिवाइडेड बाई
लेमडा टू कितना है, लेमडा टू आपका है 7500 इंटू लेमडा वन डी था, सॉरी डी वन की जगह डी था, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, ये किससे कट रहा है, 15 4 जा और ये 5 जा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी थी, बीटा वन की 0.8, बीटा वन 0.8 डिवाइडेड बाई बीटा टू इक्वल्स टू 4 2 जा 8/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 से ये कटा, ये आया 0.1, कितना आया 0.1। तो बीटा टू जो हुआ, बीटा टू हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया 0.1, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या, पंद्रह चौक 60, 15×5 75, ये भी ठीक है। और जो विड्थ है आपकी वो कितनी है, ट्वाइस हो रही है, तो 0.1 कितना आ रहा है, 0.1 मीटर mm, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, कितना आना चाहिए, पॉइंट, देखो गलत नहीं है, सही है, कर लेना एक बार इसको कोशिश, और राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, दो चीजें, मैं एक्चुअल में क्यों कंफ्यूज हुआ, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ। देखो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने आपको एक डेटा बताया है, क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ये यहाँ, इसको देखिए जरा आप, ये लिखा है लैम्डा ज्यादा होता है तो बीटा भी ज्यादा होता है, बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं यहां जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे साथ जस्ट अपोजिट केस हुआ, क्या अपोजिट केस हुआ कि लैम्डा बढ़ गया। मैं यहाँ इस बात से कंफ्यूज था कि यार जब लैम्डा ज्यादा है तो बीटा भी ज्यादा होना चाहिए, ये सोच रहा था, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि स्लिट की जो डिफरेंस है ना वो भी तो आपने डबल कर दिया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स जो है वो डबल कर दिया था ना, तो इस वजह से आपकी जो विड्थ है वो कम आ गई है, 0.1 मिलीमीटर आएगी, क्योंकि हमने यूनिट चेंज नहीं की थी। तो जो यूनिट हमको इसमें दी हुई थी, ये 0.8 जो दिया हुआ था, 0.8 mm, उसी में हमारा आंसर भी आएगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। कक्षा 13 का 13वां क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट भी। अगेन लिखा है, टू वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट 590 एंड 596 नैनोमीटर आर यूज्ड इन टर्न टू स्टडी द डिफ्रेक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर इतना इतना इतना। द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन टू केसेस इज। अगेन अगेन अगेन, यहां से पढ़िए, आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन, क्या पूछा गया है, ये बात तो इतनी लिखी है, द डिस्टेंस बिटवीन किसकी, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इन टू केसेस, ठीक है। और यहां लिखा है डिफ्रेक्शन पैटर्न में, किसमें, डिफ्रेक्शन। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका जो डिफ्रेक्शन पैटर्न में आपको दोनों समय डिफ्रेक्शन पैटर्न में आपको डिस्टेंस निकालना है, जब एक बार 590 यूज कर रहे हैं और एक बार 596 यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, है ना। तो चलिए, ओहो तो मामला गड़बड़ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले इसको इरेज कर, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए जरा। जो गिवन डेटा है, गिवन क्या क्या है आपके पास वो आप यहां पे थोड़ा सा मेंशन कर लें। गिवन आपको है, एक तो आपको लैम्डा दिया हुआ है 596 या 590 नैनोमीटर, और दूसरा लैम्डा 2 जो दिया हुआ है वो दिया है 596 नैनोमीटर, ठीक है। और डिफ्रेक्शन में जो आपका ए है वो कितना है, वो है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक। और ये यूज कर, ये आपको सेपरेशन दिया ना स्लिट का, और आपको पता क्या करना है, चलिए पता क्या करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। हमें यहां पर निकालना है x, क्या निकालना है x, या इसको आप बीटा भी बोल देते हैं कई बार, x निकालना है इन डिफ्रेक्शन, किसमें निकालना है, डिफ्रेक्शन में। अगर क्या पूछा है, मैक्सिमा पूछा है भाई, जब मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू डी बाई
2a। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है हमारे किस में, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये हम यूज करते हैं हमारा, सॉरी ये प्लस आएगा, है ना, हम डिफ्रेक्शन यूज करते हैं। डिफ्रेक्शन में ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने फर्स्ट वाले के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पर दो अलग अलग केसेस को निकालना और दोनों की डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, एक बार मैं निकालूंगा x फॉर किसके लिए, 590 के लिए, है ना, ये फाइंड आउट कर लूंगा, फिर मैं फाइंड आउट कर लूंगा 596 के लिए, और फिर मुझे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। ठीक, तो क्या मैं डायरेक्टली एक बात बोल सकता हूं, देखो ना तो a चेंज होगा ना ही इसका d चेंज होने वाला है, जो कि यहां तो d तो दिया ही नहीं है, तो जो d तो होगा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करेंगे d की, तो सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ना d था ऑब्टेन इन टू केसेस इज इफ, लिख देता हूं मैं यहां पर, इफ कैपिटल D इज 1.5 मीटर दिया हुआ है आपको, ये मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करिए और आंसर निकाल दीजिए। अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, डिफरेंस निकालना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, x 596 वाले में से x की वैल्यू 590 वाली माइनस कर दीजिए, तो काम बन जाएगा। क्या लिखोगे, 2n, फर्स्ट वाली का लिखना है ना, तो 2n की जगह में क्या लिख दूं, चलो कोई बात नहीं, +1 है ना, लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2d 2a, माइनस यहाँ लिख दो आप 2n माइनस +1 इंटू लैम्डा इंटू डी। अब दो अलग अलग केसेस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो ये मैंने केस 590 वाला 1 है, तो ये 2 और ये 1 ले लिया, और डिवाइडेड बाई 2a। कुछ कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ पर, देखो आपको कॉमन मिल रहा है यहाँ से ये 2n + 1 फर्स्ट के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट के लिए आएगा आपका 2n + 1, तो ये हो गया 3 कॉमन आया, यहाँ से कैपिटल D भी कॉमन आया, यहाँ से 2a भी कॉमन आया, बचा क्या आपके पास यहाँ पर, केवल लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 1.5 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है, a है ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये लैम्डा 2 कितना 596 माइनस ये हो गया 590 और इंटू 10⁻⁻9, क्यों, क्योंकि ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, नैनोमीटर। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूं कितना आंसर आ रहा है पूरा। 4.5 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 डिवाइडेड बाई 4 है ना इंटू 6, ये आया 6.75, ये कितना आया 6.75, और अगर ये करें तो 10⁻⁻5 ऐसे ही होगा, है ना, ये हो गया। अब इसको मैं इक्वल करके यहाँ पर लिख देता हूँ 6.75 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, -5 मीटर, राइट। ये आपका जो सेपरेशन जो आप निकालना चाह रहे थे ना, वो ये है फाइनल, दोनों के बीच में जो आप सेपरेशन चाहते थे। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके आपको यहां पर खत्म कर, ठीक है। तो फाइनली मैं यहां से लिखना चाह रहा हूं, 1 सेकेंड, ये डेल एक्स जो आपका आया, डेल एक्स दोनों में डिफरेंस जो आया 6.75 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर खत्म, दोनों के बीच में सेपरेशन बता दिया आपने कितना है, ठीक है, ये आंसर आ गया। बस क्लियर। तो ये आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, किसी को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम आप, एक तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, और टेलीग्राम अगर आप सर्च करें तो वो आपको दीप 1292 के हैंडल से मिल सकता है, और वहाँ पर आपको जो लोगो वगैरह दिखेगा वो दिखाई देगा कक्षा 13 का लोगो, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिसमें सारी फाइल्स और पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।